हाय लबासा टीमर्स, आज तारीख है 18 मई 2020। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले कार्टून ऑफ द डे देख लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने कंबाइंड होकर के पूरी जनता को गिफ्ट दिया है 20 लाख करोड़ रुपीज़ का, जो कि इंडिया की जीडीपी का अप्रॉक्स 10% है, राइट। तो ये कंबाइंड गिफ्ट है, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा पिक्चर है। पिक्चर में कुछ भी फनी नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और कुछ भी स्पेशल नहीं है, राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल लेवल पे इससे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इसमें खालिजात नामक एक व्यक्ति हैं जो अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में नियुक्त किए गए थे। जो यूएन की सेक्रेटरी में जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग फिनिश हो गई है, और मीटिंग के फिनिश होने के बाद इंडिया को कंसोल करने के लिए यूएस के डिप्लोमेट्स कुछ बातें बोलते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये पूरा पूरा आर्टिकल डिज़ाइन किया जाता है। चलिए हम बेसिक से पूरा पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान इन सब के जो सेल्फ इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में वो तो सर्व हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में सर्व नहीं हो रहा है। ठीक हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी को लाने के लिए। तो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी को लाने के लिए कई कंट्रीज़ को, अफ़गानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ को निमंत्रण भेजा गया, इनवाइट किया गया, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो अब पाकिस्तान है, चाइना है और इंडिया अगर वहाँ पे नहीं है तो इंडिया की डिप्लोमेटिक फेलियर एक तरह से प्रूफ हो रहा था। जबकि हुआ क्या कि इंडिया ने किया गया था, इंडिया ने तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया था, और अशरफ गानी ने ये शर्त नहीं रखी कि इंडिया को भी इन्वाइट किया जाए या इंडिया को पार्टिसिपेट किया जाए तभी मैं उस मीटिंग में जाऊँगा। जबकि अशरफ गानी का और पीएम मोदी का दोनों का बहुत बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छे रिलेशन है, उसके बाद भी अफ़गानिस्तान के जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने यह शर्त नहीं रखी। फिर सेकंड बात इसमें क्या बताई जाती है कि जब पूरा पूरा मीटिंग संपन्न हुआ तो इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट अलाइज है जिसे बोला जाता है अमेरिका, इस समय अमेरिका इंडिया के फेवर में डिसीजंस ले रहा है ऐसा बोला जाता है, लेकिन अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट पर काम करता है। जहाँ जहाँ कहीं भी उसका इंटरेस्ट होता है केवल उसी पर काम करता है। लाइक जब अफगानिस्तान की मीटिंग जब फिनिश होती है तो उसके पश्चात वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को में स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बात करता है, वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बात नहीं करते हैं। मतलब वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन इंडिया को उसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो अब जब मेजर कंट्रीज में इंडिया की जो अलाइज पार्टनर थी, जो मित्रवत देश हैं, जो 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 फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इंडिया का सपोर्ट नहीं किया, इंडिया को इनवाइट नहीं किया और इंडिया के लिए प्रोवोक नहीं किया कि इंडिया को बुलाना चाहिए, इंडिया को भी इस पूरी मीटिंग में, इस पूरे डिस्कशन में पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ है। ठीक, इवन अमेरिका तो यहाँ तक कह रहा है कि इंडिया को अपनी मिलिट्री अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए। इंडिया का पार्टिसिपेशन अगर इस लेवल पर पॉसिबल था, इस लेवल पर अगर आप करने के लिए उसे बुलाते हो, तो जब इस तरह के जब वहाँ पर पीस की स्टेबिलिटी के लिए जब प्रॉपर यूनाइटेड नेशन जो कि वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन है अगर वो मीटिंग करता है तो इंडिया को क्यों नहीं बुलाया गया। ठीक है, अब फिर होता क्या, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद के पास एक कॉल आता है खालिजात पर्सन का। तो खालिजात कौन है, यूएस का एक डिप्लोमेट है जो उस मीटिंग में शामिल हुआ था। तो मीटिंग के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको कंसोल करने के लिए वो सांत्वना देता है कि आपका पार्टिसिपेशन आगे होगा, ठीक है, फिर आपके व्यूज़ को रखा जाएगा। ठीक, और फिर सजेशन क्या देते हैं, कहते हैं कि आपको तालिबान से बात कर लेनी चाहिए। ठीक, अब राइटर क्या कहते हैं कि पूरे हाफ आर्टिकल में तो बात करते हैं कि देखिए ये सिनारियो हुआ, ठीक, कि यूनाइटेड नेशन ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में इंडिया को नहीं बुलाया बल्कि उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को बुलाया गया है, इवन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और यूएसए हुआ, ये सभी पार्टिसिपेट किए, लेकिन किसी ने भी इंडिया को फेवर नहीं किया। अब राइटर क्या कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने बोला कि इंडिया को तालिबान से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। ठीक है, जबकि इंडिया हमेशा से इसका विरोधी रहा है। इंडिया ने इवन यूएसए के द्वारा जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया इंडिया ने। ठीक, लेकिन आज यूएस अपने ही द्वारा इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक, वो तालिबान के साथ समझौता करने के लिए रेडी हो गया, और इंडिया की डिप्लोमेसी अभी एज इट इज़ ही है। इंडिया आज भी उसी पाथ पर चल रहा है कि हम डेमोक्रेसी को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी हम केवल उसी से बात करेंगे, तालिबान से बात नहीं करेंगे। और राइटर कहते हैं कि अभी टाइम चेंज हो गया है, अभी सिनारियो चेंज हो गया है, और तालिबान के जो लीडर हैं वो जब खुद बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के पपेट के रूप में ना देखा जाए, हमें वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए हमें एक यहाँ की गवर्नमेंट माना जाए, हमें यहाँ का मुख्य
अथॉरिटी माना जाए और आप हमसे बात करो। तो इंडिया के डिप्लोमेट्स को चाहिए कि वो करें क्या, कि इसमें अपनी पूरी डिप्लोमेसी में रिफॉर्म लेकर के आएँ और तालिबान से बात करें, मीन तालिबान से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। क्योंकि कभी भी आप किसी एक पर्सन के साइड में या किसी एक पर्सन के फेवर में अपनी पूरी पूरी डिप्लोमेसी, अपना पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक। और इसमें ये राइटर, ये मतलब पूरा पूरा आर्टिकल लिखा किसने है, ये इंडिया के डिप्लोमेट हैं, मीन राजनयिक हैं, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, ठीक। तो मतलब अफगानिस्तान में एक रेपुटेटिव पर्सन जो बेसिकली पूरी डिप्लोमेसी को डील करता है, वही पर्सन ये आर्टिकल लिख रहा है। और वो आर्टिकल में लिख क्या रहा है, सोल्यूशन क्या देता है कि इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी को, अपनी नीति को, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए और तालिबान को फेवर करना चाहिए, ना कि वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट को, मीन जब जैसा मौका देखें उसके अनुसार उसे फेवर करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए, ठीक। तो ये वाला जो हमारा आर्टिकल था ये डिस्कस हो गया। हमारे पास जो सेकेंड आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, लेबर राइट्स आर इन फ्री फॉल। अब ये इससे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। बस बेसिक बात बस इतनी सी है कि मिनिमम वेज जो 1948 का एक्ट था, कह रहे हैं उसको डाइल्यूट किया गया है, ठीक। और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ऐसा, मीन जो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट था, अगर आप एक्स्ट्रा आवर, अगर आप किसी एम्प्लॉय से अगर आप काम करवाते हो तो आप उसको एक्स्ट्रा पर्क्स भी दोगे, उसको एक्स्ट्रा मनी भी दोगे, ठीक। लेकिन यूपी और एमपी में ये चीज़ लागू नहीं है, ना ही गुजरात में लागू है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें और राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अगर 8 घंटे के बाद, ठीक है, जो अभी तक के लेबर लॉज में चला आ रहा था, अगर 8 घंटे के बाद अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम करवाते हो तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इस पूरे आर्टिकल में इसी पूरे सिनेरियो पर बात करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स की बात करेंगे और इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि अब हो सकता है कि एक रिवोल्यूशन आ जाए और इस तरह से लेबर राइट्स जो एक एम्प्लॉयर का, मीन जो एक एम्प्लॉय होता है उसका जो राइट होता है टुवर्ड्स जो उसे एम्प्लॉयर से मिलना चाहिए, कह रहे हो सकता है कि उसके लिए पूरा पूरा रिवोल्यूशन भी लेकर के आना पड़े, विद्रोह करना पड़ जाए। कह रहे उससे पहले हमें प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए और इस तरह से लेबर राइट को रिमूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल, जो एक और आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वो उसमें कुछ विशेष नहीं है, मीन बेसिक सा फैक्ट है कि 20 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, मीन राहत का पैकेज दिया गया है, ठीक। इससे पूरी इकोनॉमी में रिफॉर्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अदर स्टेट से कि किसने अपनी जीडीपी का कितना परसेंट, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 5% ने अपनी जीडीपी का खर्च किया है, जापान की बात करें तो जापान ने 4% खर्च किया है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपनी जीडीपी का 10% एक्सपेंस किया है, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया की जीडीपी के रिगार्डिंग बात किया जाता है कि इंडिया अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है, राइट, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो बनाना चाहता है। अभी 20 मीन 1 लाख करोड़ करोड़ रुपीज़ का मतलब क्या होता है, 1 ट्रिलियन। अब अगर इंडिया ने 20 ट्रिलियन का राहत का पैकेज ही दे दिया, ठीक है, 20 ट्रिलियन का राहत का पैकेज दिया हुआ है, तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो ऑलरेडी हो गई ना। तो ये क्यों बोला जाता है कि 5 ट्रिलियन का अभी इकोनॉमी बनानी है। इसके पीछे एक रीज़न है, रीज़न कुछ ऐसा है कि यूनिट की बात की जा रही है ना, कि अगर इंडिया ये कहता है कि मुझे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो वो यूएस डॉलर में बात करता है, ना कि रुपीज़ में। लेकिन इंडिया ने जो अभी 20 ट्रिलियन मीन दिया है अपने अपने लोगों को, ये रुपए में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी नंबर्स में उलझिएगा नहीं कि ये ट्रिलियन की मतलब 20 ट्रिलियन कैसे इंडिया राहत का पैकेज दे सकता है, और इंडिया अभी तो 2025 में मीन 2030 में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका पूरा जीडीपी ही 5 ट्रिलियन का होगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म है, याद रखिएगा। ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, उसमें बात क्या करेंगे कि इंडिया ने अभी क्या किया है कि अपने हेल्थ केयर सिस्टम में, मीन अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए अपने जीडीपी का 1% के अप्रॉक्स मीन निकाल दिया। मीन हमने किया कि हमने 10% के जीडीपी का राहत पैकेज दिया है, लेकिन अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे पहले हुआ क्या था कि हम 0.2% केवल एक्सपेंस करते थे, हम अपने हेल्थ इंडस्ट्री पर केवल 0.2% खर्च करते थे। लेकिन अगर हम अभी रिसेंट के राहत पैकेज और रिसेंट अगर उसके अनाउंसमेंट की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1% की बात करते हैं कि 1% हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है। अब राइटर कहते क्या है कि हमें करना क्या चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें अपने हॉस्पिटल की क्वालिटीज़ पर और हेल्थ केयर वर्कर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो अदर डिफरेंट स्ट्रीम के मीन अगर कोई
फार्मेसी का पर्सन है, अगर उसके पास बेहतर नॉलेज है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा भी उसे रूरल एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में उसे अपॉइंट किया जा सकता है, जहाँ पर वो किसी एक्सपर्ट की मदद से वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक, अभी राइटर यहाँ पर तारीफ तो करेंगे कि हाँ 20 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रॉपर पर्क्स अनाउंस हुआ है, फिर भी कहेंगे कि इंडिया ने अभी जब कोविड-19 का सीजन चल रहा है तो इकोनॉमी पर रिवाइव करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है, अपने हेल्थ केयर पर फिर भी कम किया है। 1% किया है, बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कहते हैं कि इसमें भी इंडिया को वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ हो गई, मास्क की फैसिलिटीज़ हो गई, क्योंकि ये कोविड-19 का असर आज या एक दिन में जाने वाला है नहीं। ठीक, अब जब कोई चीज़ एक दिन में नहीं जाने वाला है तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी तो होनी ही चाहिए और प्रॉपर फंडिंग तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक, और राइटर एक बात का क्रिटिसाइज भी करते हैं कि केवल गवर्नमेंट ही पूरी तरह से डील कर रही है इस कोविड-19 से, जबकि अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ की जो बिग जायंट कंपनीज़ हैं तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो भी प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में और हेल्थ इंडस्ट्री में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। लेकिन इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं कह रहे हैं ये आगे नहीं आ रही हैं, ये केवल एक तो किसी ने 500 करोड़ रुपीज़ का वो दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया, किसी ने 1500 का उसको करोड़ रुपीज़ का, लेकिन इसके कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। जस्ट जब तक आप खुद से इनिशिएटिव आप नहीं लोगे तब तक उसका कोई विशेष इनपुट या आउटपुट निकल करके नहीं आने वाला है। राइटर इसमें इसी पर बात करते हैं। ठीक, तो ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये तो पूरी तरह से एडिटर का एक पेज होता है तो उसको तो डिस्कस करना ही नहीं है। अब इसमें पुलिस को क्या करते हैं कि क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक, कि जिस तरह से कॉलोनियल टाइम पीरियड में ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट वगैरह को लागू किया जाता था, आज भी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में पुलिस उसी तरह से काफ़ी स्ट्रिक्ट है और काफ़ी तानाशाही के साथ इस रूल को लागू करवा रहा है। तो बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पुलिस को कि जिस तरह से वो लॉकडाउन को पालन करवा रहे हैं, कह वो सही नहीं है। इस वाले आर्टिकल में यही बात की जाती है, किंतु इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी क्या है कि हमें लॉकडाउन को पालन तो करवाना ही चाहिए, नहीं अदरवाइज़ होगा क्या कि वायरस स्प्रेड हो जाएगा, और जब अमेरिका जैसी बिग जायंट इकोनॉमीज़ हो गई वो पूरी तरह से फेल हो गई कंट्रोल करने में, तो इंडिया के तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पर हाइजीनिक कंडीशन तो बहुत बुरी होती है। ठीक है, डॉक्टर्स को छोड़ दे तो फिर अदरवाइज़ कोई उतना हाइजीन पर ध्यान यूजुअली नहीं देता था, अभी तो कोरोना वायरस ने किया गया। राइट, तो आज के डेट में हमारे पास जितने भी आर्टिकल थे डिस्कस करने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और एनालिसिस था, काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव थी, बट स्टिल हमने वो सब कुछ डिस्कस कर लिया जो इंपॉर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम के लिए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।